हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में जो पहला चैप्टर हम करेंगे, सेल करेंगे। सेल वही चैप्टर है जो आपके पीसीएस के एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। और सेल वही है जो हमारे लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आप रनिंग नोट्स जरूर बनाना। मैं शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, लेकिन आपका रनिंग नोट्स होना जरूरी है। वो आपको ना जो लेक्चर चलेगा थ्रू आउट द लेक्चर, उसमें एक इंटरेक्टिव बना के रखेगा। बोरियत नहीं होगा। अगर वो लेक्चर सुनते रहोगे तो बोरिंग टाइप का ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आप रनिंग नोट्स अपना बनाते चलना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेल क्या है? ये है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे ये है स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ठीक है, ये हो गया सेल के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो सेल है ना, सेल सेल ए सेल हुआ। जब ढेर सारा सेल मिलेगा तो क्या बनता है? टिश्यू बनेगा। ठीक है। जब ढेर सारा टिश्यू कंबाइन होगा तो क्या बनता है? ऑर्गन्स बनेगा। जब ढेर सारा ऑर्गन्स कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। और जब ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? ऑर्गेनिज्म। ये आपका बेसिक सा ध्यान में रखना। ठीक है। अब शुरू करते हैं मेन, जो जिससे जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं बीपीएससी में या कोई भी स्टेट पीसीएस सोर्स में। फर्स्ट आप देखना कि जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट, जिन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था 1665 में। बट ये क्या था? डेड सेल। देन आते हैं आपके ल्यू हुक। ल्यू हुक एक आपकी ये 1674 में इन्होंने डिस्कवरी किया था क्या? लिविंग सेल। ये दोनों में ध्यान रखना, ये अंतर है, लिविंग सेल एंड डेड सेल। डेड सेल किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और लुईन हुक ने लिविंग सेल को किया था। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा और देख लेते हैं, रॉबर्ट ब्राउन 1831। इसका डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस का। आगे सब चीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। फिर स्लेडन एंड इवान साहब थे, उन्होंने किया सेल थ्योरी का। और ईयर भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 1838, 1830। अब आते हैं लाइमलाइट में आपका पुरकिंजी साहब। 1839, इन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी किया। ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गया सेल का डिस्कवरी और सेल से रिलेटेड जो भी था। डेड सेल रॉबर्ट हुक, ईयर 1665, लुईन हुक 1674, लिविंग सेल, रॉबर्ट ब्राउन 1831, न्यूक्लियस, और स्वीडन एंड स्वान जो थे सेल थ्योरी, एंड पुरकेंजी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आके देख लेते हैं सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है? ये क्या बोलता है कि जो सारे जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सारे कंपोज्ड किससे हैं? सेल से। तो इसका मतलब कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्लियर है? अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म
मेड अप ऑफ could made up of one or more cells. अब एक और देख लेना, सेल थियोरी में एक और कंसेप्ट है कि जो जो द न्यू सेल होते हैं ना, न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। ये जो सेल डिवीजन वाला जो टॉपिक है ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, ये सारा हम आगे देखेंगे। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कंपोज क्या है। सेल के कंपोज ऑफ हम जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म है क्या कंपोज ऑफ सेल से बना होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो एक या एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं जो सेल्स का हो ना, सेल्स में भी टाइप्स होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होगा ना, यूनिसेलुलर वो क्या होता है, सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल। अब इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, पारा, ये आप एग्जाम्पल्स याद कर लेना, ठीक है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देख लेते हैं मल्टी सेलुलर। इसमें मल्टी मतलब ऐसे ही पता चल रहा है मेड अप ऑफ मल्टी सेल, सिंगल सेल से ज्यादा बना होता है, सिंगल ग्रेटर देन सिंगल सेल, ये क्या हो गया मल्टी सेलुलर। ये इतना हो गया आपका एक बेसिक बैकग्राउंड। अब देखते हैं हम सेल के बारे में। तो सपोज करो मैं आपको बनाता हूँ, ए हो गया। तो सेल का शेप होता है ना, कोई फिक्स नहीं है शेप। चलो तो ये मान लेते हैं ये सेल, ठीक है। अब जो सेल का जो ए वाला जो बाउंड्री है, ए वाला जो लेयर है, इसको हमें पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीएम या सीएम। अब पीएम सीएम क्या होता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया आपका पीएम या सी। आगे देख लेते हैं इसी में थोड़ा और। ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलेंगे जेली लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे जेली लाइक सब सब सॉरी हाँ, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। एंड ए जो हो गया ना, ए जो देख रहे हो ना राउंड करके, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर ब्रेन ऑफ द सेल। इतना क्लियर है। अब इसमें भी कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं, ऑर्गेनिल्स होते हैं, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हर ऑर्गेनिल्स का ना अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो ये मान लो ये जो सारा देख रहे हो ना ए वाला, इसका इसको बोलेंगे हम सेल ऑर्गेनिल्स। इसका क्या काम होता है, अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जितने जो सेल ऑर्गेनिल्स है ना सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इतना क्लियर है। अब एक और होता है, अब एक और चीज होता है क्या, एक होता है सेल वाल, ये पीएम और सीएम है ना उनसे बाहर होता है, उनके बाहर देखो, ये हो गया आपका सेल वाल। ये जो सेल वाल है ना, सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, और इसको क्या बोलते हैं सेल वाल। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले।
अगर आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा होगा ना, तो आप उसका ना जो स्पीड है वो बढ़ा लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक करके सारा चीज के बारे में हम जिक्र करेंगे। अभी देख लेते हैं पीएम सीएम साहब को, हम लोग देखते हैं। पीएम या सीएम, दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एक क्या है, अभी हमने देखा आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल है। ये क्या करता है, जो सेल है, ये देखो, ये सेल है, अगर कुछ देर के लिए सेल वाल को हटा दिया जाए, तो ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहा है, सेल क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है ना। सेल को क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इसका काम क्या हुआ, सेपरेट करता क्या है, सेपरेट्स सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये क्या है ना, एक चीज और है, क्या है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ मटेरियल को क्या करता है, प्रिवेंट करता है मूवमेंट से, और कुछ मटेरियल को क्या करता है, एंट्री और एग्जिस्ट के लिए अलाउ करता है। एंट्री, मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐसा होगा कि उसको क्या होगा, अंदर जाना है। ठीक है, कुछ मटेरियल को क्या होगा कि अंदर जाना है, एक मिनट, कुछ मटेरियल क्या होगा, इसको अंदर जाना होगा। ठीक है, कुछ मटेरियल क्या होगा, बाहर जाना होगा। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा भी होगा कि इसको क्या करता है, अलाउ, एंट्री नहीं देता है, और यहाँ से एग्जिट नहीं होता है यहाँ से। तो इसलिए क्या इसको बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि जिसको अलाउ करता है उसके लिए क्या है, परमिएबल है, और जिसको अलाउ नहीं करता उसके लिए परमिएबल नहीं है। तो इसका बीच का रास्ता क्या है, वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, इसमें भी और कुछ है, और कंसेप्ट देखते हैं इसमें। ये क्या करता है, डिफ्यूजन ऑफ सबस्टांस करता है, अलाउ करता है डिफ्यूजन ऑफ सबस्टेंस। बताता हूँ क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, पहले लिख लेते हैं, लाइक CO2। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, रेगुलेट करेगा आपका, रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सबस्टांस इन एंड इन या आउट ऑफ द सेल। और ये बना किससे होता है, मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना, स्टार मार्क कर लेना। अब देख लेते हैं हम कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है ना कि जहां पे जो सॉलिड लिक्विड गैस है, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस, इसका क्या होता है, मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या होता है, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, मतलब हायर कंसंट्रेशन यानी कि इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है और इधर कम, लोअर कंसंट्रेशन, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। यहाँ पे होता है गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब इसी में कॉन्सेप्ट आता है, क्या है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस भी सेम है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ वाटर। समझे, और कहा कैसे, हायर टू लोअर। आई होप क्लियर होगा। डिफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन वही एट द सेम टाइम देखा जाए तो ऑस्मोसिस क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में ना मूवमेंट ऑफ वाटर वाटर होता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा और कुछ कंसेप्ट यहाँ जानते हैं। यहाँ पे एक होता है इंडोस्मोसिस।
अब इंडोस्मोसिस क्या होता है भाई, ऐसा का टर्म है। यहाँ पे क्या होता है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रवेश करते हैं। सपोज करो पहले ये ऐसे सेल था, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे हैं, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर वाटर। लेकिन जब जैसे ही सेल का एंट्री हुआ ना, तो जो सेल क्या होगा, सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सेल का क्या हो गया, सेल स्वेलिंग हो गई। इसका मतलब क्या है, इंडोस्मोसिस हो रहा है, एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल। क्लियर है। अब वही आ गया एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या है, सेल ऐसे फूला हुआ था, लेकिन यहाँ से जो इसका वाटर है बाहर निकलेगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा, सेल सेल क्या श्रिंक कर जाएगा, तो यानी कि साइज इसका रिड्यूस कर जाएगा, तो इससे सेल श्रिंक होता है। ऐसे याद करना, एक्स एक्स मतलब क्या होता है, मतलब एक से, मतलब एक्स है, मतलब पहले पहले था वो हमारा एक्स है ना। यानी कि डेट मीन्स पहले वाटर था, लेकिन वाटर जाते ही हम क्या हो गए, छोटा हो गया, मतलब श्रिंक कर गया। तो ऐसे अगर याद रिलेट करोगे ना, तो वो याद हो जाएगा। इंडोस्मोसिस वाटर एंट्री करता है ना। एक्सोस्मोसिस वाटर बाहर जाता है, तो श्रिंक हो जाता है। अब कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी में ना कुछ सॉल्यूशन दिया हुआ था, और एक इससे ना क्वेश्चन पूछा हुआ था 68 बीपीएससी में, आई गेस इससे क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उस सॉल्यूशन की जिक्र हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्या था, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, और एक है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक हो जाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए अब अच्छे से इसको हम देख लेते हैं, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा ना, कि जो जो वाटर होगा ना, वाटर वो सेल से क्या करेगा, बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, क्लियर रखना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल से क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा, इसका मतलब सेल क्या होगा, श्रिंक करेगा। एकदम मैं सिंपल लैंग्वेज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर आएगा, और वाटर आएगा तो दैट मीन्स क्या होगा, सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा। ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है ना, तो कुछ मूवमेंट नहीं होता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं होता, आइसो मतलब सेम है, समझ रहे हो ना, इक्विलिब्रियम का कंडीशन में यहाँ होता है, मतलब इक्वल होता है। ठीक है। आउटर और जो इनर होता है ना, वो दोनों का जो मूवमेंट होगा वाटर को सेम ही होता है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी 68 में, इसको आप मार्क कर लेना ट्रिपल स्टार करके, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब एक और टर्म देख लेते हैं, इंडोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है, सेल से मटेरियल मटेरियल इनटू द सेल। और एक्सोटाइसोसिस में क्या हो जाएगा, मटेरियल एग्जिट फ्रॉम द सेल। एक्सोसाइटोसिस, मटेरियल एग्जिट फ्रॉम द सेल। ये हो गया टर्म आपका। आई होप आपका ये टर्म क्लियर हो गया होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन का। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है। ये क्या करता है, सेपरेट करता है सेल कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। इसको हम सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ चीजों को अलाउ करता है एंट्री और एग्जिट, और कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। ठीक है। ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस का इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये क्या बनाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है। अब बाकी कुछ कुछ टर्म हम देखे थे, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर का एक्सचेंज होता है इन एंड आउट।
ठीक है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो ट्रांसफर होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन से होता है। फिर हमने देखा था इंडोएस्मोसिस। इंडोएस्मोसिस में क्या होता है, सेल बड़ा हो जाता है, लेकिन एक्सोसोसिस में सेल क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। रीजन भी वाटर का एंट्री और वाटर का एग्जिट, है ना। सेल श्रिंक क्यों कर रहा है, वाटर एग्जिट हो रहा है। सेल स्वेल क्यों कर रहा है, वाटर का एंट्री हो रहा है। फिर हमने देखा था हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक में क्या होगा, वाटर का क्या होगा, वाटर बाहर निकल जा रहा है, दैट मीन सेल से बाहर निकलता है तो सेल श्रिंक कर रहा है। हाइपोटोनिक, वाटर अंदर आ रहा है तो सेल स्वेल कर जा रहा है। आइसोटोनिक में दैट मीन्स नो चेंज। ठीक है। फिर वही दो टर्म और देखा था हमने, इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस इसमें मटेरियल इनटू द सेल होता है, और एक्सोसाइटोसिस में मटेरियल एग्जिट एग्जिट फ्रॉम द सेल। ये क्लियर हो गया। अब देख लेते हैं हम सेल वॉल। सेल सेल वॉल क्या होता है, ये क्या करता है, प्लांट, फंगी, बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट होता है प्लांट, फंगी, ये क्या है, अगर लिख दो, लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये किससे बना होता है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, प्लांट सेल में जो होता है किससे बना होता है, प्लांट सेल का बात करें, प्लांट में बना होता है सेल्यूलोज से। उसके बाद ये क्या करता है, प्लांट को क्या बनाता है, रिजिड बनाता है। ठीक है, मेक्स प्लांट रिजिड। ठीक है, अब एक टर्म यहाँ आता है आपको, प्लाज्मोलाइसिस। इसमें क्या होता है, श्रिंकिंग ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। सपोज करो कि ये सेल है, पहले क्या था, ये सेल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सेल वाल, सेल वाल। लेकिन जब लेकिन जब क्या होता है, सेल क्या होता है, श्रिंक कर जा रहा है, श्रिंक कर गया, तो फिर भी ये क्या है ना, सेल वाल, क्या है, सेल वाल है ना, सेल वाल ही है ही। तो यही तो यही इसको बोलते हैं, यही काम है इसका, प्लांट्स का रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। समझ गए, ये प्लांट्स का रिजिडिटी को मेंटेन करता है। और इससे क्या होता है कि एक चीज क्या होता है कि जब ये प्लांट सेल को ना जो बस्ट होने में भी प्रोटेक्ट करता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। हाइपोटोनिक अभी अभी हमने पढ़ा है ना हाइपोटोनिक के बारे में। हाइपोटोनिक क्या होता है, साइज इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाइपोटोनिक में साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है सेल का, जैसे वाटर इंटर किया तो जैसे ही सेल का साइज इंक्रीज हुआ तो इससे क्या होता है, चांसेस क्या होता है, फटने का चांस होता है। लेकिन जो सेल वाल है ये क्या कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। तो इससे कारण क्या होता है, रिजिडिटी ये प्रोवाइड कराता है। और इस क्या होता है, प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग, बस्ट करने से मतलब फटने से बचाता है इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। ठीक है, और प्लाज्मोलाइसिस हमने देख ही लिया अभी, क्या, श्रिंकिंग ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। इतना क्लियर है, लिख लेता हूँ यहाँ पे, श्रिंकिंग ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। आगे देख लेते हैं, जैसे प्लांट्स, तो प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख दिया मैं, सेल वॉल मेड ऑफ कॉपर। तो प्लांट में किससे बना होता है, सेल्यूलोज से। लेकिन जो फंगी है, फंगी में किससे बना होता है, चिटिन। ठीक है, एंड जो बैक्टीरिया है
बैक्टीरिया में किससे बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकन। ये हो गया, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप याद करके रखोगे। ठीक है। अब क्या है ना, एक क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि प्लांट जो सेल वाला है वो केवल मतलब प्लांट में ही क्यों रहता है, एनिमल में क्यों नहीं रहता है? तो हम लोग क्या है ना, हम लोग क्या है, मूवेबल, हम लोग मूव करते रहते हैं, लेकिन प्लांट क्या है, मूव नहीं करता है। ठीक है। और उसी को उसी कारण प्लांट को रिजिडिटी एंड फिक्स्ड वो प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे सेल वाल का प्रेजेंस होता है, ताकि वो फिक्स रहे और उसका पास क्या मजबूती रहे, इसीलिए सेल वाल प्रेजेंट रहता है। अभी हमने देखा था ना ये वाला सीन, ये श्रिंक किया है लेकिन फिर भी ये सेल वाल बना हुआ है ना, तो वही है। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एक आगे आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं पोर्स। आगे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ द सेल। इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्या होता है? डबल लेयर्ड कवरिंग। डबल लेयर्ड है, देखो डबल लेयर्ड है ना, एक है और एक तो दो लेयर हो गया, तो इसको हम बोलेंगे डबल लेयर्ड। ठीक है, डबल लेयर्ड, डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके पास क्या होता है? पोर्स है। पोर्स क्या किस लिए है? मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। मटेरियल एक्सचेंज। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? डीएनए। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? डीएनए। डीएनए प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ठीक है। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? कंटेन करता है क्रोमोजोम, दैट इज डीएनए एंड प्रोटीन। अब दो टर्म है, इसको समझना। क्रोमोटीन, इसको क्रोमोटीन के बारे में समझ जाओ। ये क्या होता है? जब डीएनए ना रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल मेसी, है ना, मेसी मतलब ऐसे ही उखड़ा बिखरा टाइप के, बिखरा हुआ टाइप के, तो उस समय क्या बोलते हैं? क्रोमोटीन उसको बोलते हैं। व्हेन डीएनए रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको बोलेंगे क्रोमोटीन। लेकिन जब डीएनए क्या होता है? ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उस समय हम बोलेंगे उसको क्रोमोजोम। ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज हो जाता है, डीएनए क्या होता है? ऑर्गेनाइज, इसको बोलेंगे क्या? क्रोमोजोम। और जो क्रोमोजोम क्या करता है? कंटेन करता है इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस के लिए इंफॉर्मेशन क्या करता है? कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। इतना आपका क्लियर हो गया होगा आई गेस। अब बात कर लेते हैं कुछ और टर्म है प्रोकैरियोटिक से एंड यूकैरियोटिक से। काफी सिंपल डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, उसमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। जो न्यूक्लियर रीजन जो अभी हमने पढ़ा ना, न्यूक्लियस वाला सीन, वो क्या होता है? वेल डिफाइंड नहीं होता है। तो बस वही डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन जो होता है, जो उसको वेल डिफाइंड वहां नहीं होता, वहां हम कहते हैं उसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है वहां पे जो न्यूक्लियर रीजन है वेल डिफाइंड होता है। मेन मेन डिफरेंस यही है।
आगे देख लेते बाकी और डिफरेंस क्या। इसका जो साइज होता है वो होता है स्मॉल, इसका क्या होता है यूकैरियोटिक का जनरली लार्ज। ठीक है। न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, क्या बोलते हैं नोन एज न्यूक्लियर। एग्जाम्पल यहाँ डाल देना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स के लिए बैक्टीरिया और ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल्स है। इसमें क्या होता है सिंगल क्रोमोजोम होता है, ठीक है, और जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या जनरली क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में। ऑर्गेनेल्स अगर को बताया था ना कि हर किसी का अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनेल्स होता है, अलग अलग तरह का ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, और जो क्रोमोजोम होता है मोर देन वन है, और ऑर्गेनेल्स क्या होता है प्रेजेंट है। ठीक। ए हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ए आप इसको ध्यान में रखोगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, क्या है ये, क्या करना है इसको बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री। एक तरह का ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, इसका काम क्या है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन बनाना। इसका फंक्शन क्या हो गया सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। इसके जो प्रेजेंट है क्या बोथ बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसका प्रेजेंस दोनों में होता है, ये आप ध्यान रखो। अब बात करते हैं हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। हमने देख लिया किसको राइबोसोम देख लिया, अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट मींस ईआर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ईआर। अब इसका क्या है ना ये जनरली इस सेल का क्या है इसको बोलते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन, इसको बोलते हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन। ठीक है। ये क्या है ना सब समझ जाओगे क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इसको दो टाइप में बांटा गया है। एक टाइप है क्या रफ ईआर, और दूसरा टाइप क्या है स्मूथ। तो रफ ईआर का काम क्या है ना, रफ ईआर डेट मीन्स रफ इसको क्यों बोलते हैं पहले देखते हैं रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है राइबोसोम्स का प्रेजेंस है, राइबोसोम्स का प्रेजेंट। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट होगा तब हमने देखा गया कि राइबोसोम्स जो होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं डेट मीन्स यार प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस होगा। मतलब प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ हो रहा है ना फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन का काम चल रहा है ना, प्रोटीन यहाँ बन रहा है तो फैक्ट्री का काम कर रहा है। तो फैक्ट्री में क्या होता है प्रोडक्शन ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन, सेल का फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया हो। तो राइबोसोम रफ वाला में देख रफ है, आर से रफ हो जाएगा, आर से राइबोसोम होगा, तो ऐसा याद रखना रफ ईयर राइबोसोम का प्रेजेंट, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। लेकिन यहाँ पे बाकी और काम जो होगा ए नॉट इन्वॉल्व इन लिपिड प्रोडक्शन, नॉट क्या है लिपिड प्रोडक्शन,
लिपिड क्या होता है, लिपिड ही बता देता हूँ। इस सेल का ना एनर्जी बैंक होता है, इसको एनर्जी बैंक बोलते हैं या तो मेम्ब्रेन बिल्डर बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लिपिड बोलते हैं। तो लिपिड प्रोडक्शन में रोल प्ले नहीं करता है, ना ही वो इंजाइम्स या हार्मोन का सिंथेसिस में करता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, नो रोल इन एंजाइम्स या हार्मोन सिंथेसिस या नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी। अब यहाँ देखते हैं, हमने देखा ये क्या है, रफ ईयर के बारे में हो गया। बस इसका काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। लेकिन जो स्मूथ ईयर है, यहाँ पे आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स ऑब्सेंस ऑब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स, इसी कारण प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन जो लिपिड का प्रोडक्शन है, लिपिड प्रोडक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो इंजाइम एंड हार्मोन सिंथेसिस है, ये भी यहाँ पे होता है। इतना आपका क्लियर हो गया होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप अब क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग गोल्गी एपरेटस के बारे में। गोल्गी एपरेटस क्या होता है, इसका जो नेम हुआ था, नेम्ड आफ्टर कैमिलो गोल्गी, ठीक है। ये इन्होंने इन्वेंट किया, इन्होंने इसको डिस्कवरी किया था, और ये इन्हीं के नाम पे गोल्गी एपरेटस इसका नाम पड़ा। ये क्या करता है ना, यहाँ पे तो प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे प्रोडक्शन का काम चला। अब गोल्गी एपरेटस क्या करेगा, इसको सप्लाई करेगा। इसका काम सप्लाई करने में होता है। तो चलिए लिखता हूँ, लिखना लिखना, फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेट करता है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट हो गया। उसके बाद क्या करता है, परफॉर्म करता है, परफॉर्म्स फंक्शन सच एज, और क्या क्या होगा, स्टोरेज का भी काम करता है, मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, एंड पैकेजिंग का भी काम करता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ ना, बिल्कुल एक फैक्ट्री की तरह है। फैक्ट्री का काम क्या हुआ, सामान बनाना। लेकिन बाकी जो वहाँ पे और काम होगा, जो बाकी कोई एक और फैक्ट्री का कुछ और यूनिट है, उसका काम या तो ट्रांसपोर्ट करना हुआ, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम करना, या तो फिर जो प्रोडक्ट्स जो बना है उसको पैक करना, मॉडिफाई करना, स्टोर करना। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री का जो एक यूनिट है ना, उसी की तरह ये काम कर रहा है, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एक और है ना, ये क्या करता है, रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लेस a role in formation of लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या करता है ना, जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का ना, उसको क्या करता है, डिकम्पोज करता है, ठीक है। जो भी वेस्ट मटेरियल हुआ सेल का, उसको क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा। क्लियर है। उसके बाद क्या करेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके पास क्या होता है, कैसे करता है, इसके पास एक डाइजेस्टिव एंजाइम काफी पावरफुल होता है। इसी कारण उसी के हेल्प से वेस्ट मटेरियल क्या करता है, डिकम्पोज करता है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या है, कि जो लाइजोसोम्स है ना, लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। लाइजोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला बात तो क्या, सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, इसके पास एक क्या है, पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स है, पहला ये हो गया। लेकिन जब क्या होता है कि जब
जब सेल क्या होता है ना, सेल जब डैमेज हो जाता है या कुछ ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, तो लाइसोसोम क्या करता है, बर्स्ट करता है और रिलीज करता है इंजाइम्स। ठीक है, और वही जो इंजाइम्स होता है वो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है सारे सेल को ही, खुद ही कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैक्स। समझ गए ना। जब सेल क्या होता है, डैमेज होता है या तो अंडर स्ट्रेस में होता है, या कुछ अनवांटेड चीजें हो रहा है, अनवांटेड हैपनिंग हो रहा है ना, जो मतलब सही नहीं है, समझ जाओ। तो उस समय क्या होता है कि सेल क्या करता है, लाइजोजोम्स क्या होता है, बस्ट होता है और क्या करता है, रिलीज करता है क्या, इंजाइम्स को। और जो इंजाइम्स होता है वो डाइजेस्ट कर लेता है, खुद ही अपने आप को ही सेल को क्या करता है, खा जाता है, ताकि चीजों को सही किया जाए, है ना। इसी का इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। चलिए लाइजोजोम के बारे में लिख लेते हैं। लाइजोजोम्स, एक मिनट, क्या करता है, डिकम्पोज करता है, डिकम्पोज द वेस्ट मटेरियल ऑफ द सेल। ये क्या है, इसके पास पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। नेक्स्ट क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल, सुसाइड बैग। इतना क्लियर हो गया क्यों बोलते हैं, सारा चीज मैंने समझा दिया। तो आपका गोल्गी एपरेटस भी क्लियर हो गया होगा। गोल्गी एपरेटस का ही काम है, प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम क्या करता है, सुसाइडल बैग के तौर पे काम करता है। वेस्ट मटेरियल क्या करता है, डिकम्पोज करता है, क्योंकि इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग वैक्यूल्स के बारे में। इसको बोलते हैं स्टोरेज सैक। इसका मतलब क्या है कि जो इसेंशियल सब्सटेंस है ना, उसको क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर इसेंशियल सब्सटेंसेस। लेकिन ये जो प्लांट में ये जो वैक्यूल होता है उसका साइज क्या होता है, लार्ज होता है, और एनिमल में क्या होता है, साइज इसका स्मॉल होता है। ठीक है, ये हो गया आपका वैक्यूल्स के बारे में। इसमें कुछ ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, स्टोरेज सैक्स है, स्टोर करता है इसेंशियल सब्सटेंस को। प्लांट में उसका साइज लार्ज होता है, एनिमल में क्या होता है, स्मॉल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बहुत दो तीन और टॉपिक्स है इसमें, तो बस जल्दी से क्लियर कर लेते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोलते हैं हम पावर हाउस। अब पावर हाउस को सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास ना अपना डीएनए होता है एंड राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम तो आपको पता ही है, खुद पे प्रोटीन बना लेता है। एंड डीएनए, डीएनए का भी आपको बताया कि वह सारा इंफॉर्मेशन कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसके पास ये दोनों चीजें अपना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद करना। और जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है ना, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो क्या करता है, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये लिख देते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट। ये आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लास्टिस्ट, प्लास्ट। ये क्या है, केवल प्लांट में पाया जाता है, ओनली इन प्लांट। इसका तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स इसका होते हैं। फर्स्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट। ये क्या करता है, ये होता है कलर्ड प्लास्टिड होता है।
नेक्स्ट है आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर होता है पिगमेंट, ठीक ना, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर पिगमेंट। जो ग्रीन कलर होता है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। और इससे क्या होता है? इनेबल करता है फोटो, इनेबल करता है आपका फोटो सिंथेसिस। इससे कारण क्या होता है? रेगुलेट होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। क्लियर हो गया? क्रोमोप्लास्ट, कलर्ड प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल, इससे क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इससे क्या होता है? रेगुलेट होता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल। नेक्स्ट क्या होता है? ल्यूकोप्लास्ट, एक कलरलेस होता है। अब इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है भाई? कुछ तो होगा ना। स्टोरेज साइट होता है, स्टोरेज साइट होता है फॉर स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन, ग्रेन्यूल्स। इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। प्लास्टिड्स क्या होता है? वनली प्लांट में होता है, थ्री टाइप्स का होता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स है, क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर वाला होता है, ये पिगमेंट क्या होता है? क्लोरोफिल। क्या करता है? क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एंड इससे कारण क्या होता है? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो लेवल है वो रेगुलेट होने में मदद मिलता है। देन ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस होता है, ये क्या करता है? स्टोर करता है क्या? आपका स्टोरेज साइट होता है क्या? स्टोर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स के लिए। इतना क्लियर है? अब देख लेते हैं, लास्ट हो गया आपका, लास्ट टॉपिक जो होता है सेल डिवीजन। जो हम सेल थ्योरी में जो एक बात किए थे, सेल डिवीजन का, न्यू सेल का फॉर्मेशन के बारे में। ये क्या है? प्रोसेस है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। अब इसका क्या है? इसमें क्या होता है? जो पेरेंट सेल होता है, पेरेंट सेल से क्या बनता है? डॉटर सेल, ठीक है। आगे देखिए इसमें आफ्टर डिवीजन। अब सेल डिवीजन ना दो तरह के होते हैं। एक हो गया आपका मिटोसिस। अब मिटोसिस में क्या होता है ना कि वन पेरेंट सेल क्या करते हैं? दो डाउटर सेल में कन्वर्ट होते हैं, बनते हैं दो डाउटर सेल। दो डॉटर सेल में, लेकिन जो जो नंबर होता है इनमें क्रोमोसोम्स का सेम होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमो क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें हो गए। ये क्या करता है? इसका हेल्प क्या करता है? ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मियोसिस। तो इसमें क्या होगा? पेरेंट से एक हुआ, और डिवाइड कितने में होगा? चार में डिवाइड होता है, वन, टू, थ्री, फोर। तो एक टोटल चार में डिवाइड होता है, ठीक है। टीसी एक हुआ, फोर हो जाएगा टीसी, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो क्रोमोजोम्स का होता है ना, क्रोमोजोम्स वन फोर्थ हो जाते हैं, यानी कि, सॉरी, वन फोर्थ नहीं, हाफ नंबर, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, आधा हो जाता है, ठीक है। मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम, दैट मीन्स यहाँ हुआ जो पेरेंट सेल होगा चार बार डिवाइड होता है फोर डॉटर सेल में, और जिसका जो क्रोमोजोम होगा सीधा हाफ हो जाएगा।
ए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट। ए, ठीक है, लिख लेते हैं, ए रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ये आपका हो गया सेल चैप्टर। अगर आप अब आप उठाना पीवाईक्यूज और ट्राई करना सोल्व करने का, मेरे अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन नहीं अगर सोल्व होंगे तो वो हम लोग पीवाईक्यू जब करेंगे ना टॉपिक वाइज, तो उसमें हम लोग सारा चीजें इन डेप्थ में और जो डेप्थ रिक्वायरमेंट होगा वहां पे कवर कर लेंगे। तो आई होप वीडियो को आपको सही लगा होगा। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो जरूर देना, मैं ट्राई करूंगा उसको इम्प्रूव करने का, क्योंकि ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, ठीक है, पढ़ाने का। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।